मैं शिवांगी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, भारतीय समाज एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 हम का पार्ट नंबर 1 कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। ठीक है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना का इसका हम एक प्रश्न लेंगे जो पार्ट नंबर 1 हमने कवर किया था ऑलरेडी, उसके बेसिस पे, क्योंकि उसमें मैंने आपको ऑलरेडी माल्थस का सिद्धांत और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी के बारे में कुछ कुछ बताया था। आपको जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपको याद होगा। तो उसी के बेस पे लेंगे। क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है। देखिए, दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम जैसे यूपीएससी में आता है 250 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में, वैसे नहीं लेंगे। ये एनसीईआरटी का पेपर है, आप स्टार्टिंग चूंकि कर रहे हैं तो आप बस इस बात को समझिए कि आपने पार्ट 1 में कैसे पढ़ा था, उसको इसमें कोट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपने का क्वेश्चन है कि संक्रमण के सिद्धांत, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। आपको पता है कि जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है। वो जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास से कई स्तरों पर जुड़ी हुई है। उसके 3 फेजेस की बात करता है, जिसमें फर्स्ट फेज और लास्ट फेज यानी थर्ड फेज में जनसंख्या हमेशा कम रहती है, जनसंख्या वृद्धि। लेकिन जो बीच का काल होता है संक्रमण काल होता है, जिसमें क्या होता है कि मृत्यु दर नीचे होती है और जो जन्म दर होती है वो जिसमें क्या होता है कि आपका जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है वो हमेशा ऊंची रहती है। क्यों ऊंची रहती है? क्योंकि मृत्यु दर तो अचानक से नीचे आ जाती है, लेकिन जो जन्म दर होती है वो अचानक से नीचे नहीं आ पा रही होती है। उसमें संघर्ष लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जन्म दर नीचे होने का जो एक तरीका है ना, वो अचानक से नहीं होता है, वो धीमे धीमे होता है। जैसे मृत्यु दर को तो हम नीचे ले आए, कैसे ले आए? आप स्वास्थ्य उपचार कर लिए, आपने अच्छे अच्छे पोषण कर दे दिया, आपने रोग नियंत्रण के लिए कुछ सुविधाएं कर दी, चिकित्सा व्यवस्था कर दी, तो मृत्यु दर तो नीचे आ गई। ठीक है, और अगर अकाल वगैरह मान लीजिए है, उसकी वजह से मृत्यु हो रही, तो उसके लिए भी आपने कुछ कुछ काम कर दिए अच्छे से, जैसे कीटनाशक वगैरह दे दिए, सिंचाई के लिए कुछ उपयोग कर दी, तो मृत्यु तो नीचे आ गई, लेकिन अचानक से आ गई। लेकिन जन्म दर क्यों नीचे नहीं आ पा रही है? क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है। इसमें क्या है कि शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, जागरूकता की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तभी तो परिवार छोटा होगा, तभी तो शिशु जन्म दर जो है वो कम होगी। तो ये सब चीज़ें होंगी। और संक्रमण काल में क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से होने लगती है। यही रीज़न है कि वो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे विकासशील विकसित देश में, अल्प विकसित देश में कैसे कार्य करती, पार्ट नंबर 1 में आपको मैंने पढ़ाया है, उसको एक बार फिर से पढ़िएगा। आज का प्रश्न है कि जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है, आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो भारत की जनसंख्या का पहले हम बात करेंगे कि आकार और समृद्धि क्या है। हम जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है भारत की जनसंख्या। भारत की जो जनसंख्या समृद्धि दर है ना, या उसमें जो वृद्धि होती थी ना, उसका जो रेट है वो हमेशा से ऊंचा नहीं था। मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं था कि बहुत तेजी से हमारी भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी, ऐसा नहीं था। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 1901 1951 तक तो ये सिर्फ 1.33% ही थी। ठीक है, और 1911 से 1921 के बीच में ये अचानक से नेगेटिव हो गई और कम हो गई। क्यों हो गई थी नेगेटिव? इसका एक बहुत बड़ा कारण था 1918 से 1919 के बीच में इन्फ्लुएंजा महामारी का आना। ये इतनी बड़ी महामारी थी कि आप सोचिए 101.25 करोड़ लोग, इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। देश का 5% लोग ही मर चुका था इस टाइम पे। आप सोचिए इतनी बड़ी बीमारी थी, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और आप देखेंगे कि 1961 जब स्वतंत्रता प्राप्ति हमारे यहाँ हुई, तो उसके बाद में भारत में अचानक से ही 1961-81 के बीच में जनसंख्या वृद्धि शुरू हो गई, और कितने 2% पे पहुंची, 2.2% पे पहुंची। ठीक है, 121 करोड़, ये देखिए देख सकते हैं। और आप ये भी देखिए कि दशकीय वृद्धि दर हमारे यहाँ की क्या है, 17.7 है। इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार स्टेट पीसीएस के पीटी वगैरह में या किसी छोटे मोटे पेपर्स में पूछ लेता है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि देखिए क्या हुआ कि जब 1931 के पहले, देखिए ये देखिए 1931 के पहले क्या हो रहा है कि जो मृत्यु दर है और जो जन्म दर है वो दोनों ही ऊंची हैं। लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि मृत्यु दर अचानक से नीचे चली जा रही है, जबकि जन्म दर जो है रेट है वो धीमे धीमे नीचे जा रही है, उस लेवल पे नीचे नहीं जा रही है। तो क्यों मृत्यु दर अचानक से चली गई? अभी मैंने आपको बताया, या तो वो किसी अकाल की वजह से जा रही, मतलब मृत्यु क्यों होती है, अकाल होता है या महामारी होती है, इन सब चीज़ों से। अगर हम उस पर कंट्रोल कर ले तो क्या होगा,
मृत्यु रुकेगी ना, महामारी है जैसे उस पर कंट्रोल हो जाए, टीकाकरण या उपचार ले आए या स्वच्छता अभियान ले आए तो रुकेगी ना। अकाल के लिए अगर हम सिंचाई का विस्तार कर दें, संसाधन के विस्तार कर दें, सरकार कोई अच्छे अच्छे उपाय कर दे तो रुकेगी ना मृत्यु दर। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे कि वो चीज़ें, और उस टाइम पे तो और भी चीज़ें थी, ज्वार था, चेचक था, प्लेग, हैजा, ये सब भी बहुत सारी बीमारियाँ आ गई थी। ठीक है। अच्छा, आप क्या जानते हैं कि पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? पैंडेमिक वो महामारी होती है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है, ठीक है, और जो एपिडेमिक होती है वो महामारी होती है जो बहुत छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई होती है। फिर क्या हम यहाँ पे देखिए लिखा है कि मृत्यु दर अचानक से गिरी लेकिन जन्म दर धीमे धीमे गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि भाई ये जन्म दर जो गिरने की एक प्रक्रिया है ना, ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है, ये अचानक से नहीं होती है, ये बल्कि बहुत धीमी गति से होती है। जब एक बार शिशु मृत्यु दर जो होती है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, ये जब घटती है, शिक्षा और जागरूकता जब बढ़ती है, ठीक है, शिक्षा और जागरूकता जब बढ़ती है तब परिवार क्या होता है, घटने लगता है। ये धीमे धीमे का प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, आगे देखेंगे कि देखिए क्या हो रहा है कि अब आप यहाँ पे देखिए कि भारत में राज्यवार जो जन्म दरें हैं वो किस तरीके की, सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखिए जन्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश और इन सब जगह का जन्म देख रहे हैं आप कितना तेज़ी से, ये देखिए 25.7 से भी अधिक है। ये देखिए भारत सरकार 2019 की रिपोर्ट है। ठीक है, और जो सबसे कम है वो कहाँ पे हो रहा है, केरल वगैरह, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर हो रहा है। तो 2015 के आंकड़े कह रहे हैं कि भारत की जन्म दर क्या है, 20.2% है। ग्रामीण में जो जन्म दर है क्या है, वो 22.74% है। नगरीय में कम है, 17.3% ही है। सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ठीक है, और हम देखेंगे कि 2041 तक का ये भी रिपोर्ट कह रही है, 2018-19 की वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि 2041 तक में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वो कहाँ हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके कि भारत की जनसंख्या की आयु संरचना जो अभी हमने आपसे क्वेश्चन देखिए पूछा था उसके बेसिस पे है। इसको ध्यान से समझिएगा कि आखिर ये आयु संरचना क्या है। आयु संरचना के बारे में 1961 से 2026 तक, ठीक है, 2026 तक की हम इसको लेंगे कि देखिए क्या है कि भारत की जो जनसंख्या, हम कहते हैं ना कि हम सबसे ज़्यादा भारत में कौन है, युवा वर्ग सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ की जो 2020 के हिसाब से देखें तो भारत की औसत उम्र क्या है, 29 वर्ष है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, युवा पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ऐसा हर देशों में नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चीन, यूएसए में देखिए क्या है औसत आयु, 37 वर्ष है, यानी कि वहाँ इस वर्ष के लोग ज़्यादा रहते हैं। पश्चिमी यूरोप में कौन है, 45 वर्ष के लोग। जापान में कौन ज़्यादा रहते हैं, 48 वर्ष के लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि 1961 में 0 से 14 वर्ष के लोग कितने थे, 41 के रेशियो में थे। 2011 में क्या हो रहा है, घटते घटते बच्चे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, 29 पे आ गए। हम कह रहे हैं कि 2026 तक वो तो क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 15 से 59 के वर्ष के बीच में 53 थे, लेकिन अभी कितने 2011 के हिसाब से हो गए, बढ़ गए, 63 हो गए। यानी युवा वर्ग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 2026 तक क्या होगा, युवा वर्ग और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 60 साल के यानी कि बूढ़े लोग जो हैं उससे ऊपर, वो क्या हो रहे हैं, देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि हल्का हल्का बढ़ रहा था, और 2026 तक वो कितना हो रहा है, 12 हो जा रहा है। यानी कि 2026 तक हम क्या मान के चलेंगे कि जो शिशु वर्ग है यानी जन्म दर तो घट रही है, लेकिन आपका युवा वर्ग भी बढ़ रहा है, और जो वृद्धावस्था है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसको देखिए हम पिरामिड्स के थ्रू पढ़ते हैं, इसमें 4 पिरामिड लेंगे, 1961, 1981, 2021 और 2026। इसमें देखिए क्या हो रहा है, नीचे से देखिए, नीचे 0.4 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के लिए ऊपर तक देंगे, ऐसे करके क्या हो रहा है कि नीचे वाले कौन है, जन्म दर यानी कि शिशु हैं, ठीक है, बीच वाले कौन है, युवा वर्ग हैं, ऊपर वाले ये कौन है, ये वृद्धावस्था है। तो 1961 और 81 में देखिए क्या है कि जन्म दर बहुत ज़्यादा थी, और ये कहीं ना कहीं देखिए आपको इक्वल के पैमाने पे लग रहा है ना। लेकिन 2060 में क्या आ रहा है, 2026 में क्या होता जा रहा है भाई, तब तक तो देश और विकसित होता जाएगा ना। अभी हमने क्या कहा कि जब ये लंबी प्रोसेस होती है, जब पढ़ाई आएगी, शिक्षा आएगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो क्या होगा, जन्म दर नीचे होगी ना, घटेगी ना। तो देखिए क्या हो रहा है, जन्म दर क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि शिशु क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कहाँ जा रहा है, विकसित हो रहा है ना आपका देश। समझ में आ रही बात। उसके बाद में युवा वर्ग देखिए ये भी बढ़ रहा है, हमने आपसे कहा है। ठीक है, तो ये देखिए युवा वर्ग भी आपका बढ़ता जा रहा है। इसको देखिए हम एक और एग्जाम्पल से लेंगे
ये आयु संरचना पिरामिड जो केरल और उत्तर प्रदेश का है 2026 का, इसके हिसाब से आप ये चीज़ देखिए कि केरल में देखिए क्या है, विकसित है। हम केरल को मान के क्या चलते हैं कि ये विकसित है, और उत्तर प्रदेश को क्या मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल उससे भिन्न है, इसमें छोटा आयु वर्ग ज़्यादा है, यानी क्या है, जन्म दर देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कर्म कम है। तो यहाँ पे युवा वर्ग क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का युवा वर्ग कैसे काम करता है, युवा वर्ग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो कार्यशील ही हो, भाई उसका प्रॉफिट तो तभी मिलेगा ना जब वो रोजगार भी उसके पास हो, शिक्षा भी उसके पास हो, वो बेरोजगार ना बैठा हो, है ना। तो विकसित ही समाज होगा तभी तो ये चीज़ होगी। तो क्या हो रहा है कि देखिए केरल में क्या है कि युवा वर्ग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसी को कहते हैं जनसांख्यिकीय लभ्यांश। देखिए अच्छा, इससे पहले एक ये पॉइंट और छूट गया कि कुल मिलाकर भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति इस संरचना में क्या है, आयु संरचना में बीच की है। ठीक है, अभी अभी करंट में जो चल रही है। उसके बाद में क्या होता है, देखिए पिरामिड के ये चीज़ तो आपको बता दिया। अब 2026 में देखिए क्या है कि उभार किसका ज़्यादा है, युवा वर्ग का ज़्यादा है ना। जब युवा वर्ग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, काम ज़्यादा होगा, कार्य ज़्यादा होगा, समृद्धि ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जनसंख्या का लाभ मिलेगा हमें। उसे क्या कहते हैं, जनसंख्यिकी लाभांश कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि पराश्रित लोगों, पराश्रित आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में, कौन होता है, जो 15 वर्ष से छोटे होते हैं या 64 वर्ष से ऊपर होते हैं। कार्यशील लोग कौन होते हैं, जो 15 से 64 के बीच के लोग होते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब कार्यशील वाले लोग ज़्यादा हो, पराश्रित वाले लोग कम हो, और कार्यशील वाले लोग अपना भी भरण पोषण कर ले, और पराश्रित लोगों का भी, पराश्रित लोगों का भी भरण पोषण कर ले। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि कार्यशील लोग तो हैं, ठीक है, युवा वर्ग तो है, वो भी ठीक है, लेकिन हमें लाभ कब मिलेगा, वास्तविक समृद्धि कब होगी, जब कार्यशील आयु वर्ग के पास क्या होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा, उसकी तभी तो उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, बेरोजगारी अगर रहेगी, अपूर्ण बेरोजगारी या रोजगार रहेगा, पूरी तरीके से नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, अगर जो श्रमिक बल है यानी युवा वर्ग है, उसका एक ही भाग को तो उत्पादक के बाहर रखेगा ना, बाकी पूरा तो कंप्लीट रख नहीं पाएगा, पूरी उत्पादन शक्ति तो उसकी बन नहीं पाएगी। तो समझ रहे, यही तो रीज़न है कि कुछ देश के पास में, कुछ कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास जनसंख्या बहुत है, कार्यशील जनसंख्या, युवा वर्ग जनसंख्या है, लेकिन वो जनसांख्यिकी लाभ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार बहुत, बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा बहुत है, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ स्तर पे हमारे इंडिया में भी है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कि भारत में गिरता स्त्री पुरुष अनुपात। ठीक है, ये क्यों भाई गिर रहा है, देखिए 20वीं शताब्दी में हमारे यहाँ क्या था, कितना अनुपात था, 972 था। 21वीं शताब्दी में कितना हो गया, 933 हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 933, 21वीं शताब्दी में कितना हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये 933 हो गया। फिर 2011 में कितना हुआ, 943 हो गया। ठीक है, और क्या हुआ कि 1961 में 1941 से घट के अचानक से कितना हो गया, 1927 हो गया। कितनी शर्म की बात है ना। स्त्री पुरुष अनुपात कितना, क्या मतलब होता है, 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की क्या संख्या है, ये होता है स्त्री पुरुष अनुपात। तो कितना है, 972 है। और फिर हम कह रहे हैं कि 2011 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, कितनी हुई भाई, 943 हो गया, 10 की तो बढ़ोतरी हो रही है ना, +10 की। अच्छा, क्या बात हुई कि देखिए स्त्री पुरुष अनुपात तो हम पढ़ते थे, लेकिन हम बाल स्त्री अनुपात पुरुष नहीं पढ़ते थे अभी तक। वो हमने कब से शुरू किया पढ़ना, 1961 से शुरू करना किया। ये देखिए 1976 था, 1961 में बाल शिशु अनुपात, बाल स्त्री पुरुष अनुपात, जो घट करके 2011 में कितना रह गया, 919 रह गया। ये देखिए, और ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। क्यों सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए कि ये जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है, वो सबसे कम कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, हरियाणा जैसी जगह पे सबसे कम पाया जा रहा है। आप सोच रहे हैं, ये देखिए बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो है, ये सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कहाँ पाया जा रहा है, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, इन सब जगह पे पाया जा रहा है, जो कितने डेवलप्ड है आप जानते हैं ना। यहाँ गरीबी का चीज़ें कम हैं, अज्ञानता क्या यहाँ पे है, नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें गर्भपात करवा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे कम हैं, बच्चों की जो पुरुष मतलब शिशु अवस्था में जो बच्चे हैं वो कम हैं, या तो वो शिशु हत्या उनकी हो जा रही है, या तो क्या हो जा रहा है, गर्भपात के थ्रू वो खत्म किए जा रहे हैं। ये कितनी अच्छा, मतलब जो समृद्धशाली सोचिए जगह है, उन जगह पे ये स्त्री अनुपात
स्त्री पुरुष अनुपात कम है ना। इसके गिरने के और क्या कारण है भाई? स्वास्थ्य, महिला है, गर्भ धारण करती है, बच्चा पैदा करती है, तो कई बार मृत्यु का उसको सामना करना पड़ जाता है ना। हालांकि विकास और पोषण के लिए काम तो हो रहा है, जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर घटी है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम तो अभी भी है ना हमारे इंडिया में, बहुत बड़े रूप में पोषण का प्रॉब्लम हमारे इंडिया में, खासकर फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि बचपन में ही कई बार उनको भेदभावपूर्ण व्यवस्था का सामना करना पड़ता है कि भाई मेल को ज़्यादा खिला रहे हैं, फीमेल को कम खिला रहे हैं। अगर वो बच्ची ही अच्छे से डेवलप नहीं होगी तो आगे जाकर के एक अच्छे हेल्दी बच्चे को कैसे डेवलप करेगी? ठीक है, तो गर्भपात कई बार कराया जाता है। हालांकि अभी इसको क्या है, गैर कानूनी बना दिया गया है, सोनोग्राफी से जो पता चल जाता था, है ना। लेकिन फिर भी कई बार इन चीज़ों को कई बार किसी छुपे रूप में ये चीज़ें होती तो हैं, है ना। बालिका शिशु हत्या के बारे में हम बहुत जानते हैं। आज समृद्धशाली शहरों में जैसे स्त्री पुरुष अनुपात बहुत कम है, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब तरीके के कार्यक्रम भी इसके लिए भारत सरकार चलाती है। हालांकि और क्या है कि साक्षरता, ठीक है, साक्षरता का मतलब क्या होता है कि जो साक्षर कौन लोग होते हैं? जो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ सकते हैं वही साक्षर नहीं होते हैं, जो लिख भी सकते हैं ना उन्हें हम साक्षर मानते हैं। ठीक है, तो साक्षर क्या है? शक्ति संपन्न होने का प्रमुख साधन है। मतलब जब आपके पास साक्षर होंगे तभी तो आपका मन करेगा ना कि आप कुछ करें, है ना। आप तभी तो अवसर ढूंढेंगे ना आजीविका के, तभी तो आप अर्थव्यवस्था में पार्ट लेंगे ना। तो वो चीज़ है, शक्ति संपन्न होने का साधन है। 2011 में साक्षरता दर के जो थी वो स्त्रियों की कम थी पुरुष के तुलना में। कितनी कम थी? 16.3%। ये देखिए यहाँ पे पुरुषों की कितनी है? 80.9 है, और फीमेल्स की कितनी है? 64.6% है। ठीक है, ओवरऑल हमारे यहाँ क्या है लिटरेसी रेट? ये देखिए 73% है। ठीक है, साक्षरता में सबसे आगे कौन है? केरल है। बिहार सबसे पीछे है। लिंग के आधार पर अगर हम साक्षरता की बात करें तो क्या है? स्त्री कम साक्षर है पुरुष से। राज्य के आधार पर कौन कम है? बिहार कम है। समुदाय के आधार पर कौन कम है? अनुसूचित जाति और जनजाति सबसे कम साक्षर हैं। ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय समाज की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या है कि हमें ज़्यादातर हम जानते हैं कि हम कृषि आधारित देश हैं, है ना। हालांकि वो कम हो रहा है लेकिन फिर भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में करती है। 2001 की जनगणना क्या कहती है कि जनसंख्या गाँव में कितनी रहती है? 72%, और शहरों में कितनी? 28%। और 2011 की जनगणना कहती है कि गाँवों में कितनी जनसंख्या रहती है? 68.8%, और शहरों में कितनी रहती है? 31.2%। ठीक है, और क्या हो रहा है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो नगरीय जनसंख्या की तरफ बढ़ा रहे हैं उसको बराबर। क्यों बढ़ा रहे हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? क्यों इतना शहरों में जाना पसंद करते हैं भाई? आप खुद देख रहे हैं ना कि जो 20वीं शताब्दी में ये माइग्रेशन था, जो नगरीय जनसंख्या जो बराबर बढ़ रही थी 20वीं शताब्दी में 11% बढ़ रही थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में देख रहे हैं आप 28% बढ़ गई। इतनी भयानक तरीके से ये बढ़ी। क्यों बढ़ रही है भाई? क्योंकि गरीब क्यों वहाँ जाना चाह रहा है शहरों में? उसको ज़रूरत है, उसको व्यवसाय के लिए, परिवहन के लिए, शिल्प के निर्माण के लिए बाजार की ज़रूरत है। हम बाजार पे, सामाजिक व्यवस्था पे बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे। कृषि का जो आर्थिक मूल्य है वो उसको नहीं मिल पाता है ना। क्योंकि आज क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उसके गांव में तालाब वगैरह, वन वगैरह काट दिए गए हैं, तालाब सूख गए हैं, है ना। उस तरह की भूमि नहीं रह रही, सब में तो कमी आ रही है ना। तो उसकी ज़रूरत हो रही है बाहर जाए। और कई बार क्या होता है कि उसको गाँव में बड़ी अजीब अजीब तरीके के कास्टिज्म, इन सब को भी फेस करना पड़ता है, जो शहरों में कहीं ना कहीं थोड़ा कम करना पड़ता है वहाँ, क्योंकि गुमनामी का जीवन हो जाता है, इसलिए भी माइग्रेट करता है। और नगरीकरण सबसे ज़्यादा होता कहाँ है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ना, इसलिए ग्रामीण सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा जाते हैं। देश में राजनीतिक शक्ति बनने में ग्रामीण समाज की एक निर्णायक भूमिका है। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज़ भी देख सकते हैं आप कि नगरीय ग्रामीण में ये देखिए, है ना, इसका जो परसेंटेज है इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। और आगे देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या नीति। देखिए क्या हुआ कि भारत संभवतः सबसे पहला ऐसा देश था जिसने 1952 में अपनी पहली जनसंख्या नीति घोषित की थी। और क्या हुआ कि यहाँ इस जनसंख्या नीति में हम राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम लेकर आए थे, ताकि बच्चों को इन सबको कम किया जा सके। तो क्या हुआ कि अचानक से आपातकाल जब आया तो ज़बरदस्ती ही नसबंदी
बंदी कराई जाने लगी पुरुषों में और नलिका बंदी कराई जाने लगी स्त्रियों में। लेकिन ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती होने लगा कि लोग डरने लगे, इसीलिए इसी चीज़ का नाम जो था परिवार नियोजन को बदल करके परिवार कल्याण कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ कि जनसंख्या नीति 2002 के अंतर्गत कई ऐसे दिशा निर्देश वगैरह आए थे जिनको बाद में ना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2017 वगैरह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी लाई गई। ठीक है, उसमें नए नए लक्ष्य लेकर आया गया था। तो ये था आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच।